हाय ऑल। तो आज हम यूपीएसआई के लिए जो टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट है उसमें एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट और लैंडमार्क वर्डिक्ट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कोई भी क्वेश्चन पेपर का सेट हो, इसमें से दो या एक प्रश्न बड़ा ही इजी और सीधा आता है। कुछ 20 या 25 प्रमुख लैंडमार्क जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के। अगर आप इनको एक बार समझ लेंगे तो आप निश्चित रूप से ये प्रश्न हल कर पाएंगे। सो टॉपिक इज लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आपको इनमें बस ये पता होना चाहिए कि जो नाम दिया जजमेंट का, जैसे ए गोपालन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो इसमें क्या डिसीजन दिया गया था, बस इतना पता होना ज़रूरी है। बाकी डिटेल्स पता होना ज़रूरी नहीं है। या अगर कोई डिसीजन दिया गया है कि ये निर्णय किस केस में दिया गया था, ABCD 4 ऑप्शंस हैं जिसमें कि केसेस के नाम दिए गए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ग्रेट जजमेंट वर्सेस लैंडमार्क जजमेंट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। ग्रेट जजमेंट ये वो जजमेंट होता है जो संवैधानिक मूल्यों को फिर से स्थापित करता है, और लैंडमार्क जजमेंट वो होता है जो हमारे संवैधानिक जो मूल्य हैं और या जो संवैधानिक प्रिंसिपल्स हैं उनमें एक नया आयाम प्रदान करता है उनको। ठीक है, तो जो ग्रेट जजमेंट है वो संवैधानिक मूल्यों को पर केंद्रित है, और जो लैंडमार्क जजमेंट होते हैं वो संवैधानिक मूल्यों को पुनर्जीवित करते हैं और उन्हें एक नया जीवन प्रदान करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ द कंट्री, ये भारत देश का सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय है। आपको पता, आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप अपने मूल अधिकारों का हनन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं। अगर आपको हाई कोर्ट में जाना है तो किस आर्टिकल के अंदर जाएंगे? आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट में आप रिट दायर कर सकते हैं। संविधान निर्माण के समय सुप्रीम कोर्ट में सैंक्शन स्ट्रेंथ 8 थी, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। अभी वर्तमान में यह सैंक्शन स्ट्रेंथ 34 है। आर्टिकल 145 सब क्लॉज 3, इसमें यह कहा गया है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष संविधान से संबंधित कोई भी मुद्दा सुनवाई के लिए आएगा तो उस मुद्दे की सुनवाई के लिए जो बेंच का गठन होगा उसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होंगे। क्या है आर्टिकल 145 का सब क्लॉज 3? कि जब भी संवैधानिक विषयों पर सुनवाई का कोई केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा तो उसमें कम से कम 5 न्यायाधीशों की बेंच बनाई जाएगी। अच्छा, तो अभी एक प्रश्न आपके लिए कि आज तक भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सबसे बड़ी बेंच का गठन किस केस की सुनवाई में किया गया था? ये केस था केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केशवानंद भारती केस एक बड़ा ही प्रसिद्ध केस है, इसमें हम आगे स्टडी करेंगे। उसमें 13 जज की बेंच बनाई गई थी, 13। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में ब्रीफ में था। अभी हम जो ये वर्डिक्ट्स पढ़ेंगे ये हम हेडिंग्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो पहली हेडिंग है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी, और उसमें भी फिर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये दोनों ही वर्ड संविधान में हैं, पर्सनल लिबर्टी और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो इससे रिलेटेड जो मुकदमे आए पहले हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इससे संबंधित मुकदमों में जाने से पहले मैं आपको एक बार कुछ मूल अधिकार जो इन वर्डिक्ट से रिलेटेड हैं, जैसे समता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ, और डिटेंशन से जो राहत का अधिकार है, तो इनके बारे में मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 है जो भारतीय संविधान का, वो कानून या विधि के समक्ष समता की बात करता है और विधियों के समान संरक्षण की बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। एग्जैक्ट इसकी वर्डिंग क्या है कि भारतीय परिक्षेत्र में
राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता और कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी भारतीय परिक्षेत्र में सभी व्यक्तियों के लिए कानून के समक्ष समता और कानून का समान संरक्षण है। तो जो आर्टिकल 14 है ये सिटीजन्स यानी नागरिकों, निगमों और विदेशियों सभी पर लागू होता है। अब आर्टिकल 19 में क्या है? आर्टिकल 19 में आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, उसके संबंधित कुछ आपके अधिकार हैं। क्या अधिकार है? भारत के सभी नागरिक, नंबर 1, उन्हें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। नंबर 2, उन्हें शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता है। नंबर 3, उन्हें यूनियन या एसोसिएशन संघ बनाने की स्वतंत्रता है। नंबर 4, उन्हें भारतीय परिक्षेत्र में आज़ादी पूर्वक कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है। नंबर 5, उन्हें भारतीय परिक्षेत्र में कहीं भी रहने और सेटल होने की स्वतंत्रता है। और नंबर 6, उन्हें कोई भी व्यवसाय करने की आज़ादी है। अब इन पर कुछ युक्ति युक्त प्रतिबंध राज्य लगा सकता है, जैसे कि अगर इससे लॉ एंड ऑर्डर को खतरा पैदा हो रहा हो इनमें से किसी भी राइट्स की वजह से, या जैसे कि जो आदिवासी एरिया हैं उनमें अगर बाहरी लोगों के बसने से उनकी जो संस्कृति है उसको खतरा पहुंचने की संभावना हो तो वहाँ बाहरी लोगों के बसने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इस तरह के युक्ति युक्त प्रतिबंध इसमें राज्य द्वारा लगाए जा सकते हैं। अब आर्टिकल 21 क्या कहता है? ये राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार, जीवन का अधिकार। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति को उसके जीने या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसे उसके जीने के अधिकार या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। इसमें 2 राइट्स हैं। नंबर 1, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। नंबर 2, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी का अधिकार। ठीक है। तो इसमें ये आर्टिकल क्या कहता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना आप किसी भी व्यक्ति को इन 2 राइट से वंचित नहीं करेंगे। तो जो आर्टिकल 21 है इसमें जो वंचित करने की बात है लाइफ से या पर्सनल लिबर्टी से, राज्य द्वारा वंचित करने की बात है। अगर इस अधिकार का उल्लंघन किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा होता है तो वो इस आर्टिकल 21 के अंतर्गत नहीं आता। ये आर्टिकल 21 है कि राज्य नहीं करेगा। राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता या जीने के अधिकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं करेगा। ठीक है। आर्टिकल 21 भी सभी लोगों पर यानी नागरिकों और विदेशियों दोनों पर लागू होता है। प्रोसीजरल मैग्ना कार्टा कहलाता है क्योंकि ये बहुत ही वाइड है, बहुत ही विस्तृत है। हम आगे देखेंगे कि इसने संविधान को और संवैधानिक मूल्यों को और जीने के अधिकार एक नई दिशा दी है। इसका जो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग वर्डिक्ट्स में किया है ये बहुत ही वाइड एक उसके राइट के रूप में उभर कर सामने आया, इसलिए ये प्रोसीजरल मैग्ना कार्टा कहलाता है। आर्टिकल 22 में किस अधिकार की बात है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में गिरफ्तारी और निरोध से सुरक्षा। नंबर 1, कोई भी व्यक्ति जिसको कि डिटेन किया गया है उसे तुरंत ये बताया जाएगा कि उसे किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है तथा उसे ये अधिकार होगा कि वो अपनी मर्जी के, अपनी चॉइस के वकील से खुद को
कंसल्ट करे और खुद को डिफेंड करे अपनी चॉइस के वकील से। तो जिसको भी कि पुलिस गिरफ्तार करेगी उसे उसका गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा और उसे ये भी अधिकार होगा कि वो अपनी चॉइस के वकील से खुद को डिफेंड करवा सके और उससे कंसल्ट कर सके। नंबर 2, सब क्लॉज नंबर 2, जो भी व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया गया या डिटेन किया गया कस्टडी में, उसे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंतर्गत प्रोड्यूस किया जाएगा, जिसमें अरेस्ट की जगह से लेके और मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक जाने का जो जर्नी टाइम है वो शामिल नहीं है। जर्नी टाइम को निकाल के जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया उसे 24 घंटे के अंतर्गत नज़दीकी मजिस्ट्रेट के कोर्ट में ले जाया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा। और किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा बिना मजिस्ट्रेट की अथॉरिटी के कस्टडी पे नहीं रखा जाएगा। ये 22 का सब क्लॉज 2 है। लेकिन अब इस सब क्लॉज 3 में क्या है कि जो 1 नंबर और 2 नंबर, सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 थे जो अभी हमने बताए हैं, वो किसी एनिमी एलियन जो शत्रु है उसके ऊपर ये लागू नहीं होंगे और उस व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डिटेन किया गया। प्रिवेंटिव डिटेंशन के डिटेंशन 2 तरीके का है। पहला क्या, आपने कोई क्राइम किया, कुछ क्रिमिनल एक्ट किया, उसके बाद पुलिस आपको डिटेन करती है, अरेस्ट करती है। दूसरा प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है कि आपके होने से लॉ एंड ऑर्डर को खतरा हो सकता है, ऐसी आशंका है, या आप कुछ क्राइम कर सकते हैं, पुलिस को ऐसी आशंका है, इसलिए आपको पहले से ही प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है ना, पहले से ही उसे प्रिवेंट करने के लिए आपको डिटेन किया जा रहा है। तो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉ हैं उनके लिए ये प्रावधान 1 और 2 लागू नहीं होंगे। कौन कौन से थे प्रावधान 1 और 2? प्रावधान 1 था कि उसको कारण बताया जाएगा, उसे वकील करने का अधिकार होगा, और नंबर 2 क्या था, 24 घंटे के अंतर्गत नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ये दोनों चीज़ें प्रिवेंटिव डिटेंशन में लागू नहीं होंगी। ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें पहले केस की बात करते हैं, A.K. गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास। 1950 में ये मुकदमा सुनवाई के लिए आया था। इसमें मैंने इसको थोड़ा डिटेल में सभी को आपको समझाने के लिए डिटेल में यहाँ पे डिस्क्राइब किया, लेकिन आपको सिर्फ इतना जानना है कि इस मुकदमे में क्या हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। तो A.K. गोपालन एक कम्युनिस्ट लीडर थे। पहले उनको पुलिस ने किसी क्रिमिनल एक्ट में या गिरफ्तार किया, जब उन्हें उससे बेल मिल गई, वो बाहर आए, तो उनको फिर से प्रिवेंटिव डिटेंशन में, ओके, प्रिवेंटिव डिटेंशन में उन्हें फिर से डिटेन कर लिया। तो उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में गए। उन्होंने कहा कि इससे मेरे मूल अधिकारों का हनन होता है। मेरे आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, आर्टिकल 19 मेरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और आर्टिकल 21 जीने का जो अधिकार है और पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है, उसका हनन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये डिटेंशन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया है तो इससे आपके मूल अधिकारों का हनन नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत आपको डिटेन किया गया है तो इससे आपके मूल अधिकारों का हनन नहीं होता। ये इसमें A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में कहा गया। तो इसमें मेन चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि अगर डिटेंशन वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से किया गया है तो इससे मूल अधिकारों का हनन नहीं होता। ये A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में कहा गया। ये अपना पहला वर्डिक्ट है। ओके, इसके बाद दूसरा केस है इसी विषय से संबंधित, मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। 1978 में आया। इसमें क्या बैकग्राउंड था, मेनका गांधी का जो पासपोर्ट था वो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ने सबमिट करा लिया जिससे वो बाहर न जा सकें, और उन्हें कोई रीज़न नहीं बताया गया, और उन्हें जानने की कोशिश की तो उन्हें ये बताया गया कि पासपोर्ट एक्ट के अंतर्गत ये किया गया, लेकिन और कोई रीज़न नहीं बताया गया। तो मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और कहा कि ये मेरे आर्टिकल 21 में जो मूल अधिकार है उसका हनन होता है, क्योंकि इससे पहले एक वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि बाहर जाने का जो अधिकार है, राइट टू गो अब्रॉड, विदेश जाने का अधिकार है, वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो वैयक्तिक आज़ादी का अधिकार है उसमें ये शामिल है। यानी
आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपको जो वैयक्तिक आज़ादी पर्सनल लिबर्टी का अधिकार मिला है उसमें बाहर जाने का अधिकार ऑटोमेटिक शामिल है। तो जब उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया तो उनका बाहर जाने पे तो रोक लग गई। तो उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कहा और कहा कि ये मेरे आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो पर्सनल लिबर्टी है उस अधिकार, मूल अधिकार का हनन है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास वाले निर्णय से विपरीत था। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के निर्णय को पलट दिया। इसमें कोर्ट ने क्या कहा कि जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है या प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ है वो फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। कि जो भी आपका प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है या प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ है वो फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो आपकी मर्जी से आपने फैंसीफुल या कोई भी दमनकारी या आर्बिट्रेरी प्रोसीजर बना लिया। ठीक है, तो ये जो वर्डिक्ट था इसमें मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इसमें ए.के. गोपालन वाले निर्णय को उलट दिया गया। ए.के. गोपालन वाले निर्णय में क्या कहा गया था कि अगर डिटेंशन आपकी आज़ादी का हनन, आपके अधिकारों का हनन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ से किया गया है तो वो हनन नहीं माना जाएगा। इसमें क्या कहा, इसमें प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को बारे में ही कहा गया कि अगर वो फेयर, जस्ट और रीजनेबल नहीं है तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक बड़ा फेमस वर्डिक्ट है। इसके बाद बहुत सारे वर्डिक्ट्स रिगार्डिंग आर्टिकल 21 आए और आगे हम उनकी चर्चा करेंगे। इसके बाद एक दूसरे सब टॉपिक है लाइफ एंड लिबर्टी, जीवन और आज़ादी। इससे रिलेटेड क्या मुकदमे आए मुख्य, तो अपना तीसरा केस है जो बड़ा ही बहुत ही आप जो भी न्यूज़पेपर में कोई भी आज़ादी से रिलेटेड या पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें हमेशा इसका रेफरेंस होगा। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला 1976। इसमें बैकग्राउंड क्या है कि जब इंदिरा गांधी के चुनाव पर, जब उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया हाई कोर्ट ने तो वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई। ये राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी की बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कंडीशनल स्टे तो दे दिया, ठीक है ना, लेकिन इसके बाद उन्होंने इससे बचने के लिए कि सरकार से अपने चुनाव अवैध होने पर सरकार से बाहर जाने से बचने के लिए उन्होंने इमरजेंसी की घोषणा करवा दी। आंतरिक कलह के आधार पर, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को आधार बना के और इमरजेंसी की घोषणा हो गई। इमरजेंसी की घोषणा होने के बाद सभी जो लीडर्स थे विपक्ष के और जो भी उनके विरोध में बोल रहा था उन सभी को अरेस्ट करना शुरू कर दिया गया। किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन, मीसा और बहुत सारे अन्य उसमें। तो उन सभी लोगों ने हाई कोर्ट्स को अप्रोच किया। तो इसमें इन्होंने एक अमेंडमेंट लाया और इन्होंने कहा कि क्योंकि ये इमरजेंसी है इसलिए इस इमरजेंसी के टाइम पर ये आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट को अप्रोच करना लागू नहीं है, ये सरकार ने कहा। तो इसके अगेंस्ट लोगों ने फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। तो सुप्रीम कोर्ट की जो संवैधानिक बेंच थी उसने कहा, 5 लोगों की बेंच थी, मेजोरिटी से 4/1 से कहा कि जो आपका मूल अधिकार है 226 में, जिसमें कि आप अपने मूल अधिकार का हनन होने पर हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ये इमरजेंसी अगर ऑपरेशन में है तो ये अधिकार आपका सस्पेंड हो जाता है। ये जजेस ने कहा, यानी सरकार को ही फेवर किया जज ने। इस बेंच ने क्या कहा कि जब इमरजेंसी ऑपरेशन में है तो 226 के अंतर्गत आपका हाई कोर्ट को अप्रोच करने का अधिकार वो सस्पेंड हो जाता है। ये 4/1 से, मतलब 4 जज ने ये फैसला दिया सरकार के समर्थन में। एक जज थे HR खन्ना, उन्होंने अपना विरोध इस तरह इसमें लिखा। इसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। HR खन्ना, बस मैंने इसलिए लिखा है कि आपको पता चलेगा कि बाद में HR खन्ना को सीनियर होने के बावजूद चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया था, क्योंकि उन्होंने इस मुकदमे में ये अपना विरोध लिखा था।
तो ये हर्बियस कॉर्पस क्या है? हर्बियस कॉर्पस होता है कि जब आप, हर्बियस कॉर्पस है कि प्रोड्यूस द बॉडी, इसका मतलब होता है प्रोड्यूस द बॉडी। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसका हर्बियस कॉर्पस वो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में या आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में जा सकता है, उसके घर वाले या उससे रिलेटेड लोग, कि उस आदमी को कोर्ट के समक्ष लाया जाए। तो ये एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला केस है 1976 का, ठीक है। इस वर्डिक्ट को कब पलटा गया? एक केस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ 2017 में। ये एक्चुअली आधार केस के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने आधार की संवैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस जबलपुर, एडीएम जबलपुर वाले निर्णय को पलट दिया और इसमें 9 लोगों की बेंच थी, इन्होंने मेजोरिटी से ओवर रूल कर दिया एडीएम जबलपुर के केस को। मतलब इमरजेंसी में भी आपका 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में जाने का अधिकार सुरक्षित रहता है। एडीएम जबलपुर केस में क्या कहा कि वो अधिकार सस्पेंड हो जाएगा इमरजेंसी के टाइम पे। इन्होंने कहा नहीं, वो सस्पेंड नहीं होगा। और दूसरी बात इन्होंने कही कि जो जस्टिस खन्ना ने अपना विरोध लिखा था वो सही था। तीसरा इसमें कहा गया राइट टू प्राइवेसी को मूल अधिकार माना गया, उसकी बात हम आगे करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे अभी तक के वर्डिक्ट्स थे। अभी तक हमने 4 वर्डिक्ट डिस्कस किए हैं। पहला हमने डिस्कस किया था ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, जिसमें ए.के. गोपालन ने कहा कि मेरे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है प्रिवेंटिव डिटेंशन में। तो कोर्ट ने सरकार की जो बात थी उसको ठीक माना और कहा कि अगर ये आपका डिटेंशन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अनुसार है तो आपके मूल अधिकारों का हनन नहीं होता। इस निर्णय को कब पलटा गया? मेनका गांधी केस में 1978 में। उसमें कहा गया कि ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ या प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ है, ये फेयर, जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए। अगर ये फैंसीफुल, आर्बिट्रेरी है तो ये वो जो लॉ है वो लागू नहीं होगा। तो इसमें ये केस पलट दिया गया। तीसरा वर्डिक्ट हमने देखा एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला। इसमें जजेस ने फिर सरकार के फेवर में कहा। जजेस ने कहा 4-1 के बहुमत से कहा कि जब इमरजेंसी लगी हुई है तो आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट जाने का अधिकार और 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जाने का जो हेबियस कॉर्पस वाली रिट का अधिकार है वो सस्पेंड हो जाता है, ये कहा कोर्ट। उसमें एक जज एच.आर. खन्ना ने उसके अगेंस्ट अपना विरोध लिखा। ये तीसरा वर्डिक्ट था। चौथा वर्डिक्ट के.एस. पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। के.एस. पुट्टुस्वामी रिटायर्ड जज थे। इनके केस में 9 लोगों की पीठ ने, 9 जजेस की पीठ ने एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला वाले के अपने निर्णय को बदल दिया और इन्होंने कहा कि भले ही इमरजेंसी हो, आपका जो मूल अधिकार है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाने का वो हमेशा आपके पास रहता है। तो ये 4 हमने आज वर्डिक्ट देखे हैं। बाकी वर्डिक्ट्स की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय।